प्रेम से नफरत क्यों भाग 2। उसकी बात पर गौतम बोल पड़ा, ये तू क्या बोल रहा है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह लड़की कोई और थी। सोहन, इसी तरह की टेंशन को अपने दिमाग से निकाल और नीचे आ जा। कार्तिक के साथ नीचे सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। गौतम ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर सोहन का दिमाग इसी में घूम रहा था। वह एक उलझन और एक कश्मकश में गौतम के साथ नीचे चला आया। रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। अंधेरा चारों ओर अपनी छवि बिखेर चुका था और रात की इसी अंधेरे में एक रिक्शा होले होले चलता हुआ एक नहर की नुक्कड़ पर आकर रुका। उसके बाद उस रिक्शे वाले ने रिक्शे पर बैठी एक औरत से बोला, बहन जी, यह नहर का रास्ता सीधे अचलपुर गांव को जाता है। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। आप इस राह से चली जाइए, आप अचलपुर गांव पहुंच जाएंगे। उस रिश्ते पर बैठी लाल साड़ी में लिपटी एक औरत रिक्शे से उतरी और अचलपुर जाने वाली राह की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद औरत अचलपुर गांव आ चुकी थी। उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई। उसके बाद उस गांव को देख उसके गुजरे हुए कल के दृश्य नजर आने लगे, जो कभी उसने अपनों के साथ इस गांव में बिताए थे। इस दृश्य को देख उसके सुंदर नीली आँखों में आंसू मोती बनकर बहने लगे और पल भर में ही उसका चेहरा कठोर हो गया। एक नफरत की आग उसके दिल में दहक रही थी। किसी से प्रतिकार लेने का अब समय आ चुका है और इसी अंजाम देने का वक्त भी। इधर घर में काफ़ी रौनक थी। बारात से पूर्व विवाह की सभी रस्म पूरी हो रही थी। नाच गाना बजाना सब आराम था। सभी लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे थे। इसी चहल पहल और खुशियों के बीच गौतम का फ़ोन बज उठा। गौतम महफिल से बाहर आया। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। यह कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। इस कॉल को देखते ही गौतम का मुंह खुल गया। उसने मन में कहा, गौतम बेटे, आज तो तुम गया, तेरी अच्छी वाट लग जाएगी। जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, उधर से उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बरस पड़ी। ओ माई स्वीट पल्लवी, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? अगर मैं भूल गया था, तुमने तो मुझे याद कर ही लिया। सॉरी, मुझसे गलती, अब माफ़ भी कर दो। देखो, इस तरह से नाराज़ नहीं होते बच्चे। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। सच में देखो, इस वक्त मैं फ़ोन पर तुम्हारे सामने कान पकड़कर उठक बैठक नहीं लगा सकता, सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ ना। इस बार मुझसे खता हो गई, आगे याद रखूँगा। ओके, बस कल बारात है,
उसके बाद विदाई होते ही मैं शहर आ रहा हूँ। फ़ोन पर बात करते हुए गौतम को पता ही नहीं चला वह कब गांव से बाहर आ गया। जब फ़ोन कट हुआ तो उसकी नज़र गांव के बाहर जाती हुई एक राह पर पड़ी और पास में ही एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के आसपास लगे हुए घने पेड़ और अंधकार में डूबे हुए दूर दूर तक फैले हुए खेत नजर आ रहे थे। साथ में बागों से आई जानवरों की रुदन साफ सुनाई दे रही थी। ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चल मैं गांव से बाहर आ गया और रात की इस समय इस जगह पर कितना सन्नाटा देखी रहा हूँ। जिधर देखो अंधकार ही अंधकार और यह जानवरों के रुदन आसपास के वातावरण को भयभीत कर रहे हैं। गौतम मन ही मन बुदबुदाया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो वह चौंक पड़ा। हे भगवान, 12:40। रात बहुत हो गई। इससे पहले किसी अनहोनी से सामना न हो। मुझे चलना चाहिए। क्या करूं यार, भूत प्रेतों से मैं बहुत डरता हूँ। जैसे ही गौतम वापस लौटने लगा, इस पल चमगादड़ों की एक फौजी उड़कर उसके सामने से निकल पड़ी और तरह तरह की आवाज़ आसपास से आने लगी। यह देख गौतम की कपकपी छूट गई। उसका दिल धक धक करने लगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र तालाब के पास पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखें फटी की फटी चली गई। सामने तालाब के पास साड़ी पहनी हुई औरत का साया नजर आया, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब तो गौतम की हालत और भी बुरी हो गई और गौतम के देखते देखते उस स्त्री ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके लहराने वाले चमकती आंखें, भयानक डर का माहौल गौतम की खौफ को और भी दुगना कर रही थी। हे भगवान, कौन है यह औरत? कहीं ये एक डर और दहशत चारों ओर फैली हुई थी। उस औरत को देख गौतम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह वहीं पर स्थित हो गया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और गौतम तुरंत ही भय से पीछे पलटा। सामने अधिराज खड़ा था। गौतम को इस तरह से डर और खौफ में देखकर अधिराज बोल पड़ा, गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और काफ़ी डरे हुए भी लग रहे हो। क्या बात है भाई? अधिराज को सामने देख गौतम ने उस तालाब की तरफ इशारा करके बोला। गौतम, वह इतना कहकर गौतम की बोलती बंद हो गई। अब उस स्थान पर वह औरत नहीं थी। पल भर में वह औरत वहाँ से गायब। अब तो गौतम हक्का बक्का अचंभित होकर कभी घने पेड़ों की तरफ देखता तो कभी अधिराज की तरफ। इधर गांव में सोहन घर के बाहर एक चेयर पर बैठा हुआ किसी ख्यालों में डूबा था। उसी समय किसी काम से कार्तिक बाहर आया और सोहन को देख उसके पास आकर बोला,
अरे सोहन, सुना है अशोक चाचा अपनी बेटी गरिमा की शादी तुमसे करना चाहते हैं, क्या यह सच है? सोहन ने कार्तिक के तरफ देखा और कहा, कार्तिक, यह सच है। आज मेरी इसी विषय पर उनसे बात हुई थी। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। वैसे अशोक गुप्ता की बेटी गरिमा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सरकारी जॉब भी करती है, साथ में सुंदर होने के साथ सांस्कृतिक भी है। क्योंकि यह बात तुमने माँ और पिता जी से कहा? अभी नहीं सोहन, जब मैं अशोक जी के घर गया था, एक अजीब सा तथ्य मेरे सामने आया है और यहीं से एक अनोखी सवाल का पहलू विडंबना बनकर मेरे दिमाग में भंवरे की तरह घूम रही है। सोहन चेयर से उठते हुए बोला, क्या मतलब? सोहन, मैं कुछ समझा नहीं, कार्तिक ने कहा। सोहन ने पलटकर कार्तिक की तरफ देखा और कहा, कार्तिक, अभी इसे कन्फर्म करना बहुत ही जरूरी है, तभी सही निष्कर्ष सामने आएगा। कार्तिक सोहन की अनसुलझी बात को समझ नहीं पाया और आश्चर्यचकित होकर सोहन को ही देख रहा था। नीली आँखों के तस्वीर अध्ययन में एक दिलचस्पी मोड़। गौतम ने उस रात की घटना अपने दोस्त सोहन से शेयर नहीं की और न ही अधिराज ने इस बात का खुलासा किसी से किया, क्योंकि वह समझता है गौतम को भूले भटके कुछ वहम हुआ था। मगर यह सब घटनाएं आने वाली भविष्य में सोहन और गौतम के लिए एक अनोखी और अजीब स्थिति पैदा करने वाली है, और जो रिश्ते एक दूसरे में जुड़ रहे हैं, इस रिश्ते से संबंधित एक अनसुलझा हुआ तार एक नई कहानी से जोड़ने जा रहा है। और इससे पहले जो अनुभव सोहन को हो रहा है, वही हकीकत बनकर सामने आने वाली है। और इसी सच्चाई से अचलपुर गांव में एक हलचल मच जाएगी। आज शाम को काजल की बारात आने वाली, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए हर शख्स अपने कामों में लगे हुआ है और हर तरफ सजावट की जा रही थी। उस दिन सोहन के चाचा भी आ गए और सभी से मिले। करीब 2 या 3 बजे सोहन गौतम के साथ पास के एक कस्बे के एक मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए निकल गया। अचलपुर गांव से एक कस्बा 3 किलोमीटर दूरी था। वह दोनों इस कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सोहन ने देखा गौतम खामोश और गुमसुम सा था, न बोल रहा था और न किसी प्रकार से हंसी मजाक के मूड में था। यह देखकर सोहन को अजीब सा लगा। आखिर उसने गौतम से पूछ ही लिया, क्या बात है गौतम, तुम इतने खामोश और टेंशन में क्यों हो? क्या पल्लवी से
झगड़ा हो गया। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो गौतम बात को टालने की कोशिश में था, मगर सोहन कहाँ मानने वाला था। जब सोहन ने ज़्यादा फोर्स किया तो गौतम ने उससे कहा, सोहन, वो क्या है कि इससे पहले गौतम अपनी बात पूरी करता, इसी समय सामने रोड पर एक लड़की उन दोनों को देखी और वो हाथ से कार को रोकने का इशारा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, स्टॉप प्लीज, कार को रोकिए। सोहन ने कार को ब्रेक मारी और कार रुक गई। जब उन दोनों ने उस लड़की को पास से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो गरिमा है, अशोक गुप्ता की लड़की, गौतम ने कहा। प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। सामने रोड पर एक बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे काफ़ी चोट आई, खून भी बहुत बह रहा है। आप उसकी मदद कीजिए और उसे अस्पताल ले चलिए, वरना वह मर जाएगा। गरिमा ने उन दोनों से विनती की। गरिमा की बात सुनकर दोनों फौरन कार से बाहर आए और सामने देखा, सड़क पर एक बुजुर्ग सख्त चोटिल पड़ा हुआ है। सर पर एक गहरी चोट लगी थी जिससे काफ़ी खून बह रहा था। आसपास कई लोग खड़े थे और पास में ही गरिमा की स्कूटी खड़ी हुई थी। वहाँ उपस्थित कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। सोहन और गौतम उस जगह पर पहुँचे और लोगों की मदद से उस बुजुर्ग को कार में बैठाया। उसके बाद गरिमा से कहा, आप बेफिक्र रहिए, हम इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। तब गरिमा ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद सोहन और गौतम उस बुजुर्ग को लेकर एक सरकारी अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने उस बुजुर्ग को देखा और कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की जान बच गई। तब तक उसके घर वाले भी आ गए थे। जब सोहन और गौतम हॉस्पिटल से लौट रहे थे, उसी समय बाहर गरिमा उन्हें मिली। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप में इंसानियत का जज्बा है, गरिमा ने उन दोनों से कहा। गरिमा जी, शुक्रिया तो हमें आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मैं भी दूसरों के लिए वो दर्द है जो आज के ज़माने में बहुत कम लोगों में होता है। गरिमा के लबों पर हल्की मुस्कान आई और उसके बाद वो बोल पड़ी, आप दोनों तो वही हैं जो उसे दिन मेरे घर आए थे। जी हाँ गरिमा, हम वही हैं जिस दिन आप हमें मिली थी। अगर आपको इतराज़ ना हो तो हम आपको एक सरप्राइज दें। गौतम। सोहन बीच में ही बोल पड़ा, सारी दोस्त। गौतम ने कह सके। बाद में इन तीनों ने काफ़ी बातें हुई। इसी बीच गरिमा को पास से देखने और
जानने पहचानने का मौका सोहन को मिला। गरिमा एक अच्छी लड़की थी। उसके अंदर सुंदरता के साथ सभ्यता और इंसानियत थी और सोहन ये समझ चुका था। उसके बाद सोहन और गरिमा की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन गरिमा को ये नहीं मालूम था उसके हमसफ़र के रूप में उसके पेरेंट सोहन को चुन चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे रात गिरने लगी और काजल की बारात भी आ गई। चारों ओर खुशियों की फिजा फैली हुई थी। अंधेरी रात में हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। आतिशबाजी फूट रही थी और उससे आकाश में रिमझिम रोशनी हो रही थी। सभी बाराती डांस गाने में मशगूल थे। इधर सोहन, कार्तिक, गौतम, अधिराज और उसके सभी दोस्त भाई रिश्तेदार बारात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। आज सोहन काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और शर्ट के ऊपर कोट पहने हुए और सर पर पगड़ी बांधे बहुत ही जच रहा था। इधर घर की रेलिंग पर लड़कियों की भीड़ में गरिमा की नज़र बार बार सोहन को देख रही थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। गरिमा भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। ब्लैक कलर का शरारा सूट पहने हुए और सर पर एक बालों का जूड़ा बंधे बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी अचानक सोहन की नज़र बारात से दूर एक पेड़ के नीचे लाल कलर की साड़ी में शाल ओढ़े हुए एक लड़की पर पड़ी। इस लड़की को देख सोहन का दिमाग ठनक उठा, क्योंकि यह लड़की वही थी जो उस रात सोहन और गौतम को मिली थी और उसकी नज़र लगातार उस बारात को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिख रहा था। सोहन की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वह सब कुछ भूल गया। जिन विचारों में सोहन का दिमाग 2 दिन से लगा हुआ था, वहीं अनसुलझी पहेली आज उसे नज़र आ गई। इससे पहले सोहन उस तक पहुंचता, अचानक ही वो उस पेड़ से गायब हो गई। सोहन अचंभित होकर उसे हर तरफ खोज रहा था। इसी समय कार्तिक ने उससे कहा, क्या हुआ सोहन, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं यार, तुम चल, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वह इस महफिल से निकल गया। अब सोहन की एक ही कोशिश थी, किसी तरह इस लड़की को खोजना और उसके बारे में सब कुछ मालूम करना। सोहन बारातियों से दूर और भीड़ भाड़ से अलग एकांत स्थान पर आ गया। अभी भी उसकी निगाहें हर दिशाओं में उसे तलाश कर रही थी। तभी उसने देखा उस लड़की की परछाई एक गली से निकली और दूसरी तरफ तेजी से चली गई। सोहन फौरन ही उसके पीछे लग गया। चलते चलते वे एक मंदिर के पास आ गया, जहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और पास में एक चबूतरा बना हुआ था, मगर सोहन को वो नज़र नहीं आई। सोहन हताश होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी कोशिश विफल हुई तो वो वापस जाने लगा। सोहन अचानक ही एक लड़की की आवाज़ आई, कौन हो तुम? सोहन ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। उसने सोहन से कहा। ये सुनकर सोहन को एक झटका सा लगा।
उसने तुरंत ही कहा, मगर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रही हो? शायद तुम वही नीली आंखों वाली लड़की हो जिस रात तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। हाँ सोहन, मैं वही नारी हूँ जिस पर कुछ जालिमों ने अत्याचार किया और मुझे जान से मार दिया। आज मैं दर दर भटक रही हूँ उन दरिंदों से इंतकाम लेने के लिए, और मेरे दिल में दहक रही बदले की आग तभी शांत होगी जब मेरे हत्यारे इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जब सोहन ने ये सुना तो वो अंदर तक हिल गया, शॉक्ड सा हो गया, दिमाग सन रह गया। ओ माई गॉड, ये लड़की एक आत्मा! इसका मतलब अशोक गुप्ता के घर पर जिस तस्वीर में मैंने मृत लड़की को देखा था, कहीं वो यही तो नहीं? तभी अशोक बोल पड़ा, देखो जानवी, तुम्हारा नाम जानवी है ना? देखो जानवी, मुझे नहीं मालूम था तुम एक अतृप्त आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? किसने तुम पर जुल्म किया? आखिर तुम्हारे अतीत की क्या कहानी है? प्लीज मुझे बताओ। सोहन, बस इतना ही समझ लो, दो प्रेम करने वालों को एक भयानक सजा मिली है और हमारे प्रेम को खत्म करने वाले इसी गांव के रहने वाले हैं, और अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।